नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, रोज की तरह ही, और हम इनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार जी। अब तेलंगाना के ही चुनाव बचे हुए हैं और वहां पर चुनाव प्रचार काफी जोर शोर से चल रहा है। वहाँ एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसको कुछ टीकाकार मानते हैं कि ये केसीआर के लिए झटका है, कि वो जो एक योजना चलाते थे जिसमें वो कैश ट्रांसफर किसानों को करते हैं और जिसकी राशि उन्होंने बढ़ा दी है, उसके बारे में यह कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि ये गलत है और ऐसा वो जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसे सच में एक झटका माना जाए केसीआर की तरफ के लिए? आप उनकी संभावनाओं को कैसे देखते हैं इन चुनाव में? देखिए, पहली बात तो मैं ये सवाल पूछता हूँ सभी से, सवेरे से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ऐसा झटका कब देगा? पूछने की बात यह है कि जब किसान सम्मान निधि बीच चुनाव में केंद्र सरकार ने जारी की, उसकी किस्त उन्होंने जारी की, तब विपक्ष ने इसका विरोध किया। तब सब लोगों ने कहा कि भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों के खाते में रुपए पहुंच रहे हैं, आप इसका विरोध, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? जबकि पहले उन्होंने रोक रखी थी, जानबूझकर जो ट्रांसफर था, जो कैश ट्रांसफर था, उसको इस तरह डिजाइन किया गया कि वो चुनावों के बीच में लोगों के पास पहुंचे। अगर चुनाव आयोग वास्तव में सारी पार्टियों को एक लेवल, पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहता है, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं करना चाहता है, सबको बराबर का दर्जा देना चाहता है, तो चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी योजना, चाहे वो पहले से चल रही हो या नई हो, वो चुनाव जब आचार संहिता लागू हो तब कहीं वोटरों को प्रभावित करने के लिए उसका इस्तेमाल न किया जा सके। अगर किसान सम्मान निधि थी, क्या 3 दिसंबर के बाद में, या जो तेलंगाना में 30 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 30 तारीख के बाद में अगर वो उसकी किस्त जारी की जाती, उससे क्या गजब हो जाता? इसी तरीके से मैं तो कहता हूं कि केसीआर के वित्त मंत्री ने एक मीटिंग में जब ये कहा कि आप लोगों के फोन पे घंटी बजेगी और आप लोगों को पैसा उसमें प्रकट होगा, तो जब इस तरीके से उसने कहा, तो चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया। मैं कहता हूं ठीक एक्शन लिया, मैं इस एक्शन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये एक्शन सबके ऊपर लागू होना चाहिए, ये केंद्र सरकार के ऊपर भी लागू होना चाहिए। आप चुनाव के बीच में अगर लोगों को किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, तो उसका उसी तरह का असर पड़ने का अंदेशा है जिस अंदेशे के तहत आपने केसीआर का जो कैश ट्रांसफर है वो आपने रोका। जहां तक सवाल ये केसीआर का नुकसान हुआ को फायदा हुआ, इसकी दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है लोग ये मानेंगे कि भाई केसीआर तो देना ही चाहते थे, चुनाव आयोग ने रोक दिया। अगर चुनाव आयोग न रोकता तो ये तो देने के लिए तैयार ही बैठे थे, उन्होंने तो घोषणा ही कर दी थी। दूसरा ये इसलिए हो सकता है कि उनके खिलाफ ऐसी उनके खिलाफ जो हमदर्दी इससे पैदा होनी थी वो कुछ ना कुछ किसी हद तक हुई होगी। दूसरा ये है कि लोग मानते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो ज्यादा हमदर्दी पैदा होती है, नहीं आया तो फिर वो बात आई गई हो जाती है। तो जितना फायदा उन्हें, अगर पैसा उन्हें ट्रांसफर करने दिया जाता तो जितना फायदा उससे होता, उतना फायदा तो अब नहीं होगा। एक बात जो कि तेलंगाना के चुनाव में मुझे काफ़ी रोचक लग रही है, वो ये कि बार-बार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस बात का ज़िक्र कर रही है कि जो केसीआर है, वो हमारे गठबंधन में आना चाहते थे। आज भी नरेंद्र मोदी ने महबूबनगर की एक रैली में इस बात को कहा और फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको मना कर दिया और ये भ्रष्ट हैं वगैरह-वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कह के नरेंद्र मोदी कोई बहुत अद्भुत चुनावी चाल चल रहे हैं? हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये बचाव में कही गई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चेहरे पर लगे हुए कलंक को धोना चाहती है। इस कलंक की एक कहानी है जिसका मैंने नई परख के मंच पे कुछ जिक्र किया है, आज मैं विस्तार से उसका जिक्र करता हूं। देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में अपने लोगों को भेजकर जनता से बातचीत की थी। कोई एक सर्वे नुमा कराया गया था। इस सर्वे में पब्लिक ने उनसे 2 सवाल पूछे बार बार कि कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बताइए भाजपा ने कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया तथाकथित शराब घोटाले में, है? और दूसरा ये है कि बंडी संजय कुमार को क्यों हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गए थे वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। आज तक भाजपा आलाकमान की तरफ से ऐसा कोई भी सिक्काबंद जवाब नहीं मिला है जिसमें बता सके कि उन्होंने बंडी संजय कुमार को, जो कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं और बड़े आक्रामक ढंग से भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे भाजपा के ग्राफ में बहुत बढ़ोतरी भी हो रही थी, उनको अचानक
तेलंगाना के राजनीतिक मंच से हटा के केंद्र में ले जाया गया और जी शंकर रेड्डी को वो तेलंगाना का कामकाज सौंप दिया गया। उसके बाद से भाजपा का तेलंगाना में काम ठप हो गया दरअसल। और एक खबर फैल गई कि इनका के चंद्रशेखर राव के साथ में पर्दे के पीछे समझौता हो गया है। ये कलंक लगा हुआ है भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर। कि जितनी बातें वो कर रहे हैं कि हमारे पास आए थे, हमने मना कर दी, वो भ्रष्ट है, हम उनको लोकसभा में भी समझौता नहीं करेंगे, ये सब सफाई है। और ये सफाई अपने चेहरे का कलंक साफ करने के लिए सफाई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में उसने 3 सीटें वहां जीती थी, बहुत अच्छा सम्मानजनक उसे वोट मिला था। अगर वो लगातार प्रयास करती रहती भारतीय जनता पार्टी, तो आज कांग्रेस की बजाय बीआरएस को वो टक्कर दे रही होती। लेकिन उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, अपने आप को, अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया उसने। यही और ये बात सब आज के अखबारों में छपी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, समीक्षक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा। ये कोई अब छिपा हुआ तथ्य नहीं है, ये बात खुली हुई है। और वो जितनी बातें कर रहे हैं, वो जैसे ये कहना कि हम पिछड़े वर्ग के नेता को बनाएंगे तेलंगाना का मुख्यमंत्री। अरे भाई, जो पिछड़े वर्ग का नेता आपके पास था, उसको तो आपने मंच से हटा लिया, बिना उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था इसके लिए दंडित किया गया हो उसको, लेकिन ऐसा किया गया। उसी का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी या तीसरे स्थान पर है वहां तेलंगाना में। तो ये सब केवल अपने बचाव में और अपने ऊपर जो दाग लगा है, उस दाग को धोने की ही कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये संकेत मिलता है कि केसीआर कभी समझौता कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, जो कि वहां की फिजा में ऐसा लगता है कि ऐसी बात फैली भी है, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है या केसीआर को ज्यादा फायदा मिलेगा? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों इस बात को कह ही रहे हैं और उनके पास इस बात के तथ्य भी हैं। वो बताते हैं कि संसद में कब कब केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की। वो सिलसिलेवार तमाम सारे मौकों पे बताते हैं, इन मौकों पर केसीआर ने भाजपा की मदद की। अच्छा, दूसरे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जब वो सत्ता में होती हैं, तो वो केंद्र सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है। बीजू जनता दल भी यही करना चाहता है, जगनमोहन रेड्डी भी यही करना चाहते हैं, सब लोग यही करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इस काम को वो कैसे करें। इस काम को वो ऐसे करें कि भाजपा के साथ में उनका साथबाज है, ये दिखाएं। केसीआर का तरीका थोड़ा सा अलग तरह का है। मतलब केसीआर सफाई से, जितनी सफाई से जो नवीन पटनायक इस काम को करते हैं, उस तरह से वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। खासतौर से कविता वाले मामले में उनका जो, और कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ में जो गलवैया उन्होंने डाली, वो थोड़ा खुल गया मामला। उससे उनको बड़ा नुकसान हुआ है और उससे कांग्रेस को लाभ हुआ है। तो केसीआर जो पीछे ये कोशिश कर रहे थे कि वो कोई तीसरा मोर्चा बनाए और वो उसके नेता बने, उसको हम कैसे देख सकते हैं इस पूरे संदर्भ में? अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से उनका मेल-जोल रहना है आगे, तो क्या वो ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे थे? असल में है क्या कि पॉलिटिक्स कई स्तरों पे होती है एक साथ। एक तरफ आप ये भी करते रहते हैं, दूसरी तरफ आप विपक्ष की राजनीति भी करते रहते हैं, तीसरी तरफ दिक्कत की बात ये आपको लगता है कि कांग्रेस हमारे खिलाफ जम के चुनाव लड़ेगी तेलंगाना में, और जो विपक्ष की एकता बन रही है उसके शीर्ष पे कांग्रेस है, तो आप उसमें भी नहीं जा सकते उसके अंदर। साथ में आप भाजपा से सौदेबाजी करने के लिए कुछ अपना मोर्चा भी बनाए रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कई लेवल पर राजनीति की जाती है। उसमें एक परिस्थिति में एक चीज प्रमुख हो जाती है और दूसरी चीजें गौड़ हो जाती है। एक और चीज़ हुई जो भाजपा की रणनीति है, जो तेलंगाना में उसमें साफ हुई कि योगी जी गए और उन्होंने ये कहा कि भाई हैदराबाद का नाम बदलेंगे हम। और उसके बाद वहाँ पर जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने भी बार-बार इस चीज़ को उभारने की कोशिश की। तो ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ये भाई, मुसलमान वोट तो भाजपा को मिलने वाले हैं नहीं। मुसलमान वोट तो उस पार्टी को नहीं मिल सकते जो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखना चाहता हो। मुसलमान वोट या तो ओवैसी की पार्टी को मिलेंगे, या बीआरएस को मिलेंगे, या कांग्रेस को मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो उस दायरे से बिल्कुल अलग है। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें इसलिए कर रही है ताकि उसके चुनाव को उसकी चुनावी मुहिम को थोड़ा एक आवेग मिल सके। हम पिछड़े वर्ग को नेता बनाएंगे, हम हैदराबाद का नाम बदलेंगे, वगैरह वगैरह। वो आवेग दरअसल वो खो चुकी है। उसने देर में एक तरह से तेलंगाना में ढंग से चुनाव प्रचार भी देर से शुरू किया है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के चुप बैठे हुए। एक और चीज़ है जो राहुल गांधी, जैसे कि आपने पीछे ज़िक्र भी किया, वो बार-बार इस चीज़ को ला रहे हैं कि मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर, और फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 24 मेडल हैं, यानी 24 केसीआर पर एक भी नहीं है।
तो क्या ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से इस रणनीति पे काम कर रहे हैं और उसमें शायद उनको सफलता मिल रही है कि केसी और भाजपा मिले हुए हैं? यानी कांग्रेस की रणनीति को आप कैसे देखते हैं वहाँ पर? तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति मेरे ख्याल से बिल्कुल कामयाब है। वो बिल्कुल सही जगह पे उंगली कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उसकी वजह से ओवैसी भी बहुत परेशान है। ओवैसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मुकाबला कैसे करें। अब आप देखिए, सारे देश में ओवैसी अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, लेकिन तेलंगाना जो उनका राज्य है, वहां केवल 9 उम्मीदवारों को खड़ा किया है, केवल 9 उम्मीदवार। इससे आप अंदाज लगाइए। इससे ज्यादा उम्मीदवार तो उन्होंने बिहार में खड़े किए थे, इससे ज्यादा उम्मीदवार तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में खड़े किए थे। तेलंगाना जो उनका अपना राज्य है, वहां केवल वो 9 उम्मीदवारों को लड़ाते हैं। पिछली बार उनका टीआरएस थी, तब टीआरएस के साथ में समझौता था। इस बार समझौता नहीं किया, लेकिन मैंने खुद उन्हें इंटरव्यू देते हुए खुद सुना। वो कह रहे हैं कि जमीन से आवाज आ रही है हमारे लिए, एमआईएम के लिए और मामू जान के लिए। मामू जान कहते हैं वो के चंद्रशेखर राव को, या तो मामू के लिए आवाज आ रही है, उनके लिए आवाज आ रही है। यानी उन 9 सीटों को छोड़ के बाकी पूरे तेलंगाना में उनकी पार्टी के चंद्रशेखर राव का प्रचार कर रही है और मुसलमान वोटों को चाह रही है कि उसमें चले जाएं। लेकिन कांग्रेस जानती थी कि वो ऐसा करेंगे, इसलिए कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ने अलग से जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसका विशेष विरोध नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो कांग्रेस युवा केवल नहीं है उसकी। कांग्रेस तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो चंद्रशेखर राव की पार्टी कर रही है। तो भाजपा एक अजीब तरह की चक्कर में भी फंसी हुई है वहां पर। तो भाजपा की जो बातें हैं, अब वो कह रही है कि कांग्रेस और वो दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, और वो हमारे पास आए थे, हमने लेकिन हालांकि उनसे मना कर दिया, जबकि वहां अफवाह ये फैली हुई है कि ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं। मैं तो ये मानता हूं, मैं इस बात को इस तरीके से भी कह सकता हूं कि के चंद्रशेखर राव के दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में एमआईएम है और दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी है। वो दोनों उसको चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस किसी तरह चुनाव ना जीत जाए, इसकी सबकी कोशिश है कि कांग्रेस किसी तरह चुनाव जीत जाए। क्योंकि कांग्रेस अगर तेलंगाना का चुनाव जीत गई तो कांग्रेस को उतना लाभ होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जो एआईएमएम के जो यानी ओवैसी की जो पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रणनीति में क्या ये एक सही दिशा है कि वो जोर शोर से ओवैसी कम जोर से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से चुनाव लड़ रही है, पूरा दमखम दिखा रही है? तो क्या इससे सच में इस लक्ष्य को वो हासिल कर सकते हैं कि वो कांग्रेस को हरा पाए, या वो अंतिम दिनों में कुछ पीछे हो जाएंगे 1-2 दिनों में? देखिए, कांग्रेस के ग्राफ में जो उछाल आया है, उससे ये तीनों ताकतें विचलित हो गई। एमआईएम की ये परीक्षा है कि उनके कहने से मुसलमान बीआरएस को वोट देते हैं या नहीं देते हैं। बीआरएस भी देखेगी इसका हमें फायदा है कि नुकसान है। अगर वो पुराने हैदराबाद को छोड़ के अगर बाकी किसी जगह मुसलमानों की वोट एमआईएम की वजह से चंद्रशेखर राव को नहीं मिल पाए, तो आप समझ लीजिए कि ओवैसी का ये प्रोजेक्ट है, सारे देश के मुसलमानों को नेता बनना, इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा झटका लगेगा और तेलंगाना में भी उनका प्रभाव काफी कम हो जाएगा और उससे बीआरएस को नुकसान जो होना है वो तो होगा ही। रेवंत रेड्डी का नाम काफी जोर शोर से सामने आ रहा है और मैं देख रहा था कांग्रेस के चुनाव प्रचार के गीतों को, तो उसमें रेवंत रेड्डी को काफी प्रमुखता मिल रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने प्रदेश स्तर के नेता के रूप में उनको स्थापित कर दिया है और शायद ये उसकी सफलता का कारण भी बनेगा। नहीं, देखिए, आप भाजपा अब किसी भी प्रांत में प्रदेश स्तर के नेताओं को स्थापित कर पाने में नाकाम रही है। कुछ कोशिश में भी कमी रही और उनके पास लगता है ऐसे नेता भी नहीं थे जिनको वो कर पाती। लेकिन कांग्रेस के पास इस तरह के नेता हैं और वो रेवंत रेड्डी कोई बहुत बुजुर्ग नेता तो है नहीं, वो तो ये कम उम्र के नेता हैं और उसको जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया है। कमलनाथ बुजुर्ग नेता हैं, कमलनाथ तो 70 के दशक में प्रवेश कर चुके हैं। सिद्धरमैया भी बुजुर्ग नेता हैं। भूपेश बघेल अपेक्षाकृत यंग है। टीएस सिंहदेव उनके मुकाबले बुजुर्ग हैं। तो कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेता भी हैं और कांग्रेस के पास नई उम्र के नेता भी हैं। ये चीज बताती है कि कांग्रेस के संगठन में भले ही भाजपा जैसा विशाल रूप उसका ना हो और जितना ढोल मजीरे भाजपा की सांगठनिक क्षमता को लेकर बजाए जाते हैं वैसे न बजाए जा रहे हों, कांग्रेस के संगठन में काफी बातें ऐसी हैं जिनसे भाजपा उन खूबियों से वंचित दिखाई पड़ती है। तो आज के दिन में जबकि चुनाव में थोड़ा समय बचा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ज्यादा आगे है तेलंगाना में बीआरएस और भारतीय जनता मुझे पार्टी तो से। लगता है कि कांग्रेस तेलंगाना का चुनाव जीत सकती है।
एक चुनाव को जीतने और हारने में कई तरह के कारक काम करते हैं। ऐन मौके पे हो जाने वाली थोड़ी बहुत गड़बड़ियों से भी परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी तेलंगाना के चुनाव में होती हुई हमें दिखाई नहीं पड़ती। तेलंगाना की जो चुनावी टेम्पलेट है वो मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने से तकरीबन सेट है, और वो ये है कि कांग्रेस उभरती हुई पार्टी है और बीआरएस बचाव करती हुई पार्टी है, भाजपा भी बचाव करती हुई पार्टी है, और एक तरह से ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, वो भी अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लड़ रही है। केवल पाने के लिए अगर किसी के पास सब कुछ है तो वो कांग्रेस ही है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और तेलंगाना की राजनीति और देश की राजनीति के कुछ अन्य उभरते हुए पहलुओं पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।